नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 17 अक्टूबर है और आपके सामने ये 15वां मॉक टेस्ट है जो कि एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता, जीडीसी आदि में जीएस के लिए तैयार किया गया है। सभी प्रश्न चुनिंदा हैं, एक भी प्रश्न छोड़ के आप गलती करेंगे तो पूरा टेस्ट आपको लगाना है। इस टेस्ट में आपसे 30 प्रश्न बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर 30 प्रश्न आपको दिए गए हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले के जो 14 मॉक टेस्ट हुए हैं उनको आपने नहीं लगाया है तो आप प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारे वीडियोज़ एक साथ आपको मिल जाएंगे और सारे वीडियोज़ हर एक प्रश्न ज़रूरी है तो उसको आप ज़रूर लगाइएगा। एग्ज़ाम से पहले ये काम करना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी, आवश्यक, अत्यावश्यक है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था? अल्मेडा, अल्बुकर्क, पेड्रो क्रेबाल या फिर वास्को डी गामा? और सही आंसर गेस करिए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्मेडा। ठीक है, पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर किसने नियुक्त किया गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को जाना जाता है उसके ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए, और इसकी नियुक्ति कब हुई थी? 1505 में हुई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब क्या था? ब्लू वाटर, समुद्र का पानी, यानी कि समुद्री पानी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण, बिना हमारे आदेश के, बिना हमारी मर्जी के यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारेगा। ठीक है, यही उद्देश्य था इसका। तो याद रखिएगा, ये थे अल्मेडा जो कि पहले पुर्तगाली गवर्नर बनाए गए थे। देखो फ्रेंड्स, अगर आप इतिहास को समझना चाहते हैं तो कालानुक्रम, यानी कि जो इसका एक क्रोनोलॉजी होता है ना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने एक वीडियो आपके लिए तैयार किया था। जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों से इतिहास के क्रोनोलॉजी के बारे में बात की थी। वो वीडियो आप जाके ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में दे रहा हूँ। ठीक है, आपको इतिहास बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब स्टार्ट हुआ था? अब इसका आंसर आपको पता ही होगा। पहला सत्र शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब डिटेल्स चेक करते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में शुरू हुआ था। यह बैठक कहाँ पर हुई थी? संवैधानिक हॉल में यह बैठक हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके 2 दिनों के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ये याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, काम ही था यही। ठीक है, और इस सत्र की अवधि 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक थी। ठीक है, सारी बातें क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बताइए उत्तर कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर जी हाँ ऑप्शन बी है, संसद को। ठीक है, और इसका उल्लेख हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना कि यह शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत संसद को प्राप्त है। ठीक है, जिसके अनुसार संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या को तय कर सकती है। तो कौन सा आर्टिकल? 124/1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं? अब ये सारी बातें थोड़ा सा चित्र के माध्यम से देखेंगे ना तो आपको याद रहेगा। कितने राज्य हैं जो कि तटरेखा पर स्थित हैं? ये भारत का नीचे वाला यानी कि दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, और साउथ में आप देखेंगे तो कौन कौन से स्टेट हैं? ये देखिए, आपका पहला स्टेट गुजरात, इसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, फिर आ जाएगा छोटा सा गोवा, लेकिन ये भी एक स्टेट ही है। तीसरा हो गया, चौथा हो गया आपका कर्नाटक, फिर केरला, ठीक, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से होते हुए आप निकलेंगे, आ जाएंगे आप कहाँ पर? उड़ीसा में आ जाएंगे। ठीक है, उड़ीसा के बाद आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। तो कुल कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, 9 स्टेट हैं जो कि समुद्र से अपनी तट सीमा, तटरेखा स्थापित करते हैं। ठीक है, और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये देखिए, ये आपका पूर्वी तट हो गया। पूर्वी तट पर कौन कौन से स्टेट हैं? ये आप देखिए, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, इसके बाद आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। तो इतने स्टेट पूर्वी तट पर हैं। पश्चिमी तट पर हैं केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। सारी बातें क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी की निम्नांकित नदियों में किसका मार्ग उत्तरमुखी है? किसका मार्ग उत्तरमुखी है? तो दोस्तों ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ। उत्तर इसका बनेगा विकल्प डी यानी कि सोन नदी। ठीक है, तो गंगा नदी की सहायक नदियों में सोन नदी का मार्ग उत्तरमुखी है क्योंकि यह अमरकंटक से निकलती है, पटना के पास गंगा नदी में मिलती है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। गंगा की अन्य प्रमुख सहायक नदियां जैसे कि यमुना, रामगंगा, घाघरा और गंडक सीधे गंगा से उत्तर दिशा से मिलती हैं। ठीक है, अगला है किस गैस को सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सबसे पहले खोजा गया था? तो किस गैस को खोजा गया था? जिनान को, नियान को, क्रिप्टान को नहीं, हीलियम को खोजा गया था। He, हीलियम को खोजा गया था। ठीक है, और ये खोज बहुत पुरानी है। 1868 में जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था उस दौरान फ्रांस के एक एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, क्या नाम था, पियरे जुलूस जैनसन, और एक अंग्रेजी खगोलशास्त्री थे नॉर्मन लॉकेयर। तो ये दो लोग थे, पियरे जुलूस जैनसन और नॉर्मन लॉकेयर के द्वारा सूर्य के वर्णमंडल का विश्लेषण करके ये तय किया गया था कि जो सूर्य का क्रोमोस्फीयर है उसमें हीलियम गैस मतलब पाई जाती है। ठीक है, विश्व के ताज़ा पानी का कितना अनुमानित प्रतिशत अंटार्कटिका में है? अब यहाँ से एक प्रश्न, अगर आप लोग जो सुबह सुबह एक सेशन होता है करंट अफेयर का जिसमें मैं आपको प्रतिदिन 10 से 12 प्रश्न करवाता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट के लिए, तो मैंने आपको पढ़ाया था। और क्या पढ़ाया था कि अंटार्कटिका में भारत अपना चौथा रिसर्च स्टेशन बनाने जा रहा है। उसका नाम क्या है ये बताओ। ठीक है, फटाफट कमेंट करो अगर आपने सेशन देखा होगा आज का, तो आज ही पढ़ाया था। तो विश्व के ताज़ा पानी का कितना अनुमानित प्रतिशत अंटार्कटिका में है? अंटार्कटिका दोस्तों ना ये आपका धरती हो गई, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आर्कटिक जो है यहाँ पर पाया जाता है, अंटार्कटिक साउथ में पाया जाता है। तो यहीं पर चौथा वाला जो आपका रिसर्च सेंटर है भारत बना रहा है, नाम आपसे पूछा बताना, और यहीं पर आपको जो ताज़ा पानी है उसका 73% यहीं पर मिलता है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1028 संस्करण हैं और इसे अष्टक भी कहा जाता है। पहला और दूसरा कथन केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं। ठीक है, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन का कौन सा अभिलेख है जिसमें सम्राट हर्षवर्धन के स्वयं के हस्ताक्षर हैं? मधुबन लेख, बांसखेड़ा, नालंदा, सोनीपत। और मुझे पता है इसका उत्तर आपको आता होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, इसका उत्तर है बांसखेड़ा लेख। और यह यूपी के किस ज़िले में है? तो दोस्तों याद रखना कि यह यूपी के शाहजहांपुर में पाया जाता है। ठीक है, तो विकल्प बी आपका करेक्ट है। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर भी किए गए हैं, ताम्रपत्र है ये। ठीक है, और ये तस्वीर इसी से अनुमान लगता है कि हर्षवर्धन कैसा दिखता रहा होगा उस समय, काफ़ी स्मार्ट लगता था भाई। अब ये देखो, बांसखेड़ा अभिलेख एक हर्षवर्धन कालीन ताम्रपत्र है जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ज़िले में पाया गया था। यह 628 ईस्वी का है और इसमें हर्ष का हस्ताक्षर भी है जो इसे दुर्लभ बनाता है। यह अभिलेख हर्षवर्धन की वंशावली, भूमिदान यानी कि मरकट सागर गांव और धार्मिक कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है जो कि संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अब यहाँ पर जो लिपि है ये तो क्लियर नहीं है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? सूफीवाद से उलेमा, खानका, शेख या सभा। तो देखो यहाँ पर सूफीवाद से संबंधित है खानका, शेख और सभा। उलेमा जो है यह सूफीवाद से संबंधित नहीं है। तो उलेमा क्या है? देखो फ्रेंड्स, उलेमा धार्मिक नियमों की व्याख्या करते हैं। इस्लामिक कानून जिसे शरीयत कहा जाता है, तो शरीयत के आधार पर मार्गदर्शन देते हैं और धार्मिक शिक्षा देते हैं। वे मुफ्ती यानी कि धार्मिक राय देने वाले, काजी यानी कि न्यायाधीश और प्रोफेसर के रूप में भी कार्य करते हैं। लेकिन सूफीवाद क्या है? तो सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी या आध्यात्मिक रूप है जो अल्लाह के साथ व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है। इसमें तपस्या, आंतरिक शुद्धता और भौतिकवाद से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया जाता है। सूफी ईश्वर के प्रेम और ज्ञान को पाने के लिए आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक साधना का अभ्यास करते हैं। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में फारस यानी कि ईरान में खिलाफत के बढ़ते भौतिकवाद के कारण कुछ धार्मिक लोग तपस्या की ओर मुड़े, उन्हें सूफी कहा गया। भारत में सूफीवाद का आगमन होता है 1300 ईस्वी के आसपास और इसमें जो प्रमुख संत हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे लोग माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1906 में बम्बई में
पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अब देखो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 1916 में, लेकिन जो पहली ईंट थी 1906 में रखी गई थी, 1916 में तैयार हो गई थी। तो इसे पढ़िए ऐसे, 1906 में शुरू होकर 1916 में स्थापित होने वाले प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? DK कर्वे के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 1906 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। DK कर्वे का पूरा नाम क्या है यहाँ पर? धोंडो केशव कर्वे, उन्हें महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा विश्वविद्यालय की स्थापना का सही वर्ष कब है? 1916 है, जो 1906 में उनके मिशन की शुरुआत का प्रतीक है। इसे बाद में श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से यानी कि SNDT महिला विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना गया। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने, MA जिन्ना ने। ठीक है, तो MA जिन्ना ने स्वतंत्रता पूर्व के भारत के केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद को भीतर से लड़ने और औपनिवेशिक राज्य को जवाबदेह बनाकर भारत के लोगों को एक जिम्मेदार और उत्तरदायी सरकार देने के लिए स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था। ठीक, और इस पार्टी के गठन ने कांग्रेस के उन नेताओं को अनुमति दी जो चुनाव लड़ने के लिए सरकार के राजस्व में भाग लेने में विश्वास करते थे। और स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन वापस लेने, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1923 के चुनाव जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण आयोजनों के बाद हुआ था। सारी बातें याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली और वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो मियाँ की तोड़ी राग, रुद्रवीणा वाद्य यंत्र, दरबारी कन्हड़ा राग। तो इनमें से सभी जो हैं आविष्कृत किए गए थे तानसेन के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना इसको, मियाँ की तोड़ी हो, रुद्रवीणा हो या फिर दरबारी कन्हड़ा हो, सारे आविष्कार जो है तानसेन ने किए थे। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? कोई बताएगा क्या? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पहले कमेंट में, लेकिन आप बताओ अगर आपको पता है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। अब अगला क्वेश्चन है कि अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया था? अब यही जो है ना भूदान आंदोलन होता तो आप क्लियर थे। ठीक है, विनोबा भावे उत्तर देते, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि अल्तमगा भूदान किसने स्टार्ट किया था? दोस्तों इसका आंसर है जहांगीर ने। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है नानकार और बंध क्या है? सिंचाई यंत्र है? नहीं। यह लगान मुक्त भूमि होती थी जो कि अपने सेवकों को प्रदान की जाती थी तनख्वाह के रूप में, कि ये ज़मीन मैं आपको दे रहा हूँ, इससे आप अपना जो है जो भी आय होगी उससे अपना भरण पोषण करो। तो लगान मुक्त भूमि होती थी जिसको कहते थे नानकार और बंध। तो विकल्प बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 1699 में खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास। सही जवाब ऑप्शन सी है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा की स्थापना की थी। ठीक है, और ये स्थापना जो हुई थी वो आनंदपुर साहिब में की गई थी, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध शिष्य थे? तो दोस्तों याद रखना यहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में बात हो रही है और उनके जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया माने जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? प्रतिहारों ने, राजपूतों ने, पाल ने या फिर चंदेलों ने? तो याद रखना कंदरिया महादेव मंदिर या चंदेलों ने बनवाया था। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और इसे अगर देखा जाए कि कब बनवाया गया तो 999 ईस्वी में बनवाया गया था। और किसने बनाया था? चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने। यह भगवान शिव को समर्पित है और खजुराहो परिसर में स्थित है। आयंगर कौन थे? तो दोस्तों आयंगर थे 12 अधिकारियों का यह समूह होता था आयंगर, जो विजयनगर साम्राज्य में गाँव का प्रशासन देखता था। थोड़ा और डिटेल में आपको बता देते हैं। देखो, आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की ग्रामीण प्रशासन प्रणाली थी जिसमें प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता था और 12 अधिकारियों के समूह को आयंगर कहा जाता था। ये अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे और उनकी जिम्मेदारियों में भूमि वितरण, कर वसूली और स्थानीय सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल था। इन पदों को अक्सर वंशानुगत बना दिया जाता था और आयंगरों को कर मुक्त भूमि यानी कि मान्या
जो आयंगरों को करमुक्त भूमि मिलती थी उसको कहते थे मान्या, मान्या प्रदान की जाती थी। ठीक है। अगला है कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नगीना है, यह किसका कथन है? अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार परिसर में आपको देखने को मिलेगा, और ये कथन जो है वो मार्शल का है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक। तारीख़ हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अल-बरूनी ने लिखी है तारीख़ हिंद। और ध्यान से देखिएगा कि ये जो तारीख़ हिंद किताब है तो इसे ही किताबुल हिंद या तहकीक माँ उल हिंद के नाम से जाना जाता है। यह 11वीं सदी में लिखी गई थी और एक अरबी पुस्तक है जिसमें 1000 ईस्वी के आसपास की भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोरक्कन यात्री इब्न बतूता को किसके शासनकाल में दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया था? तो मोरक्कन यानी कि मोरक्को से आया था इब्न बतूता, और ये जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी बलबन और गियासुद्दीन तुगलक। सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली का प्रमुख काजी बनाया गया था। किसको? इब्न बतूता को। ठीक है, याद रखिएगा। सुल्तान तुगलक इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित थे और उन्होंने उसे 1334 में इस पद पर आरूढ़ किया था। अगला क्वेश्चन है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें घास संबंधी अनुसंधान का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों बात यहाँ पर हो रही है घास, और घास से आता है चारागाह। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि नेशनल रिसर्च फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि NRCAF जो कि आता है ICAR के अधीनस्थ, तो ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? नेशनल रिसर्च फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है झांसी में। विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, IGFRI जो कैंपस है वहीं पर मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड जो कि हाल ही में 11 अक्टूबर को घोषित किए गए हैं, तो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? देखो फ्रेंड्स, ये जो बेस्ट एक्टर चुना गया है, दो लोगों को चुना गया है, अभिषेक बच्चन को और कार्तिक आर्यन को। ए और बी आपका दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? 11 अक्टूबर को गुजरात में हुआ। 17 साल बाद शाहरुख खान ने फिल्म फेयर को होस्ट किया। उनके साथ करण जौहर भी थे और मनीष पाल भी थे। फिल्म फेयर की शुरुआत होती है कब से? पहली बार इसे 1954 में आयोजित किया गया था, 1954 में। और बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं कौन? जिगरा मूवी के लिए आलिया भट्ट। बेस्ट फिल्म चुनी गई लापता लेडीज़, और कमाल की बात यह है ना कि लापता लेडीज़ ने 13 अवार्ड जीते हैं। ठीक है, और इसे 21 कैटेगरी में नामित किया गया। अब तक यह सबसे बेस्ट है, मतलब इतनी कैटेगरी में कोई फिल्म नामित नहीं हुई थी। हालांकि अवार्ड गलीबा ने भी जीता था 13, और फिलहाल लापता लेडीज़ ने भी 13 अवार्ड जीते हैं। बेस्ट डायरेक्टर चुनी गई हैं किरण राव लापता लेडीज़ के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मेडिकल के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है उसके बारे में बात हो रही है। मैरी ई ब्रुनकाउ, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची, इन तीनों को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 वाला। ठीक है, तो स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली ने फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार ई ब्रंकोह जो कि अमेरिका से हैं, फ्रेड रम्सडेल जो कि अमेरिका से हैं, सिमोन साकागुची जो कि जापान से हैं, इन तीनों को दिया गया है संयुक्त रूप से। यह पुरस्कार इन्हें पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस, विशेष रूप से रेगुलेटरी टी सेल्स और FOXP3 यानी कि 4-KD बॉक्स प्रोटीन P3 जीन के संबंध में इनकी खोज के लिए दिया गया है। इसमें क्या होता है? इसमें पता ये चलता है ना कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो किस प्रकार से डिसाइड करता है कि हमें किन से लड़ना है, किन से लड़ना नहीं है। कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि उसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है वो शरीर को ही नष्ट करने लगता है। ब्लड कैंसर कुछ ऐसी ही बीमारी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किससे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी में आपके कई सारे अवार्ड में शामिल कर दिया हूँ। जैसे कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो मारिया कोरिना माचाडो को। मारिया कोरिया माचाडो ये कौन है? ये एक वेनेजुएला की एक्टिविस्ट हैं और वहाँ पर पॉलिटिशियन के रूप में कार्यरत भी हैं, और इन्होंने लोकतांत्रिक जो वहाँ पर डिमांड होती है, लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं, उनको बढ़ावा देने की बात कही है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचाडो को।
साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया गया है हंगरी के लाज़लो क्रास्जना-होर्काई को। किसको? लाज़लो क्रास्जना-होर्काई, इन्होंने जीता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है 3 लोगों को, पीटर हाउविट, जोयर मॉकिल और फिलिप अधियन को। ठीक है, उद्देश्य मतलब क्या खोज किया इन्होंने खोज किया कि नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि की इन्होंने व्याख्या की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 102 है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और स्कोर कितना है? रैंक 102 है, स्कोर भारत का है 25.8। और दोस्तों याद रखना कि ये जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसे जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हाई लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। कुल 123 देशों पर रैंक जारी की गई है। सबसे निचला स्थान मिला है किसको? सोमालिया को मिला है। टॉप रैंकिंग में आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि चर्चा में रहा नाइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? इसे नाइंग पढ़िए। तो ये कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो ये से इसकी स्थापना जो है की जा रही है अरुणाचल प्रदेश में, और स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये बनाया गया तो उनके पुरखों की सारी ज़मीन इसमें चली जाएगी और वो भूमिहीन हो जाएंगे। तो इसके बारे में 12 नवंबर को एक बैठक भी होनी है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है नाइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और आपको बता दें कि इसका निर्माण जो है सियोम डिस्ट्रिक्ट में सियोम रिवर पर किया जाएगा और इसकी कैपेसिटी होगी 1000 मेगावाट। यह परियोजना कई गाँवों के सैकड़ों परिवारों को उनके पुरखों की ज़मीन से वंचित कर देगी, ये डर बना हुआ है, जिसकी वजह से फिलहाल स्थानीय लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है। आपको ये बताना है कि 2025 का जो सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स STI आया हुआ है उसमें भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स अपने उत्तर फटाफट कमेंट करिए, और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है इसके बारे में आपकी ओपिनियन मैं जानना चाहूँगा, कमेंट जरूर करिएगा। करंट अफेयर और स्टडी जीके के जो नोट्स हैं अगर आप उनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू।